अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी, बैनुल अक़वामी तिब्बी मालिज। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि बरसात के मौसम की आमद है, और जहां बरसात के मौसम की आमद है वहां पे बीमारियों की भी आमद है। और बरसात के मौसम में डायरिया, हैज़ा, लूज मोशंस, उल्टियाँ, वोमिट, इस तरह की कई जो होती हैं बीमारियां वो जन्म लेती हैं। इसको में बच्चे भी आ जाते हैं, नौजवान भी आ जाते हैं, ख़वातीन भी आ जाती हैं, क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है इसमें हब्स जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हब्स के मौसम में ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से जो है आम बंदे का खून भी गाढ़ा हो जाता है। लोग इस मौसम में गैर मुतवाज़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और गैर मुतवाज़न ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से जो है वो इस तरह के अमराज जन्म लेते हैं, जिनमें डायरिया, हैज़ा और ये लूज मोशन और वॉमिट, ये जो है वो सरे फहरिस्त हैं। आप आज अपने प्रोग्राम में ये जानेंगे कि ये अमराज क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसका तिब्बी इलाज क्या है, इसके बारे में आज हम इसकी सारी तफसील को जानेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो हमारे पास यहाँ पे तिब्बी माहिरीन मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ जो पहले मेहमान बैठे हैं वो हैं हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब। आप जो हैं वो माहिर तिब्बे यूनानी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और बैरून मुल्क भी जो है वो इलाज मुआलजे के लिए जाते हैं। तो सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ जो दूसरी मेहमान बैठी हैं, हमारी बहुत ज़्यादा पुरअसरार दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, होम्योपैथी की एक्सपर्ट हैं। अक्सर आप इनको पॉडकास्ट में भी देखते रहते हैं, और मुख्तलिफ आप इनको चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। सोशल मीडिया की माशाल्लाह इस वक्त छाई हुई हैं। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं जी डॉक्टर ज़ूबिया शफीक साहिबा। तो मैडम, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो पहला सवाल हम करेंगे हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब से। तो हकीम साहब, ये बताएं कि मौसम बरसात में ये जो डायरिया है ये क्यों इतना बढ़ जाता है, क्या इसकी वजूहात होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो लोधी साहब मैं कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें इस अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत थी, बिल्कुल वक्त की भी ज़रूरत है। और मैं समझना कि वक्त के साथ साथ हमें इन चीज़ों को समझना भी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। अगर हम मौसम की तब्दीली की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं, अगर हम उनसे अगर बचना चाहते हैं, तो होता यह है कि जब मौसमी बरसात आता है तो उसकी सबसे जो बड़ी वजह होती है, जो देखने में आई है, वो आपका आलूदा पानी है। बिल्कुल सही। क्योंकि बरसात के मौसम में बारिशें कसरत से होती हैं, और बाज़ का तो ये देखने में आया है कि जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो गंदा पानी उसमें मिक्स होकर आ रहा होता है। दूसरा, मौसम के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम हब्स कहते हैं, और उस हब्स की वजह से बैक्टीरिया और जरासीम ऐसे पैदा होते हैं जैसे कि समझ लें कि पौधे जो है ना वो ज़मीन से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही है। तीसरी वजह जो मेन जो देखने में आई है कि हम बासी खानों का इस्तेमाल जो है ना, हम वो रूटीन से जैसे पहले कर रहे होते हैं उसी रूटीन से हम उसको भी करना शुरू कर देते हैं। जो ख़ास तौर पे बाज़ार के अंदर खुले खाने हैं, जो मामलात हैं, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है मौसम बरसात के अंदर इन बीमारियों का और डायरिया का जो सबसे बड़ा सबब है वो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल सही है। और इन चीज़ों से मैं समझता हूँ बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पानी का साफ इस्तेमाल। बिल्कुल सही है। इवन के मैं समझता हूँ कि आम जो गली मोहल्लों के अंदर जो फिल्टर प्लांट लगे होते हैं, वहाँ से लाके जो पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन दिनों में खास तौर पे उसको भी हमें बॉयल करके पीना चाहिए। तो सर, गारंटी उसकी भी नहीं होती। गारंटी नहीं उसको नहीं, अगर चलो आगे पीछे तो मामला चल रहे हैं, लेकिन खास तौर पे इस मौसम के अंदर बिल्कुल सही बात मैं समझता हूँ कि हर बंदे को पानी बॉयल वैसे में करना पीना चाहिए। कम से कम 2 से 4 मिनट उसको अच्छी तरह बॉयल करें, नॉर्मल करके उसको पानी को पिए, और उसके बेहतरीन आपको मामला। साफ पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। बासी ग़िज़ाओं से परहेज करें, खास तौर पे जो ठेले वाले जो शरबत हैं, जो दही बल्ले हैं, खुली जो चीजें हैं ना, उस पे खास तौर पे। और ये खास तौर पे जब बरसात का मौसम आता है तो माशाल्लाह जो सबसे ज्यादा जो चीज पैदा होती है वो मक्खियां होती हैं। मक्खियां जो होती हैं, मक्खियों की तादाद दूधी साहब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और होता यह है कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया फैलाने में वो बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती हैं, क्योंकि वो जिस जगह पे जाके बैठती हैं, हमारे खुले बर्तन हैं जहाँ पे आके वो बैठेंगी और जरासीम पैदा करेंगे। हम उन बर्तनों को इस्तेमाल धो के नहीं करते, जिसकी वजह से हम इस बीमारी का शिकार होते हैं। खास तौर पे
मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को ये हिदायत करूंगा कि वैसे रूटीन में भी इस पर अमल करना चाहिए, लेकिन खास तौर पे इन दिनों में खास ख्याल रखें, बाहर से घर आए तो हाथ और मुंह जरूर धोएं। बिल्कुल सही। खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। इवन के तो किसी मुझे मेहरबान ने कहा कि आपको हकीम साहब पता है कि खाना खाने का भी एक वजू है। मैं कहा जी मुझे तो नहीं पता, जरा बता दें। उन्होंने कहा जी हमेशा कोशिश किया करें कि आप कोनियों तक अपने हाथ धोया करें और 3 दफा कुली किया करें। यकीन करें जब मैंने तिब्बे नबी को पढ़ा तो अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी कि जो इस पर अमल कर ले सारे जरासीम खत्म हो जाते हैं। और जो खाना खाने से पहले हाथ धो ले और खाना खाने के बाद हाथ धोए तो यकीन ने जितनी लाजिम वो सारी उसी वक्त खत्म हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इस पर ही अमल हम कर लें तो मैं समझता हूँ हम डायरिया से बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि मरीज को किस तरह से ये अलामात का पता लगेगा, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जब वो बॉडी में क्रिएट होते हैं तो मरीज अपना ये अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको डायरिया का प्रॉब्लम हुआ है। तो इसके बारे में ज़रा थोड़े सिम्टम्स इसके जो हैं वो बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डायरिया की बात करते हैं तो जैसे हकीम साहब ने कहा कि ये इस वक्त की एक बड़ी पावरफुल बीमारी है। हाँ जी, जो बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल सही बात। अब सिम्टम्स में अगर हम आते हैं ना तो हमारा पेट जो है वो मरकज होता है हर चीज का। जब भी कोई इस तरह का मसला होता है ना वो रिलेट कर रहा होता है हमारे पेट से, और पेट से हमारे दिमाग में, मतलब दिमाग का और पेट का आपस में लिंक होता है। हमारा दिमाग हमें सिग्नल दे रहा होता है कि अभी ये मसला हो रहा है, लाइक हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में सिग्नल आ रहे होते हैं कि ये या तो हजम नहीं हो रहा या ये मुझे कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन कर रहा है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इशू होता है कि हमारे दिमाग को वो सिग्नल पहले ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं। डायरिया की जब हम बात करते हैं तो हम कुछ खा रहे हैं तो वो पेट में दर्द शुरू हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, नोजिया की कंडीशन हो रही है, आपको स्टूल बार बार वॉशरूम में जाना पड़ रहा है। तो ये कुछ बेसिक होते हैं। बाज दफा होता है कि ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा आपका ऐसे पेट भरा हुआ फील हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिसमें आपको स्टार्ट में इंडिकेशंस होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये इशू आ रहा है या इन फ्यूचर आने वाले कोई 24 घंटे या 7 घंटों में ये इशू आ सकता है। जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों को जब डायरिया का कोई अटैक होने लगता है या कोई इस पेट से रिलेटेड कोई इशू होने लगता है तो वो कहते हैं कि मेरा खाना खाने को, रोटी खाने को ना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मुझे कोई नरम ग़िज़ा बना के दें, लाइक खिचड़ी, लाइक दलिया, कोई इस तरह की चीज जो है ना वो उसको प्रेफर करते हैं। उस टाइम पे वो इंडिकेशन आ रही होती है, बीमारी कंप्लीट अटैक नहीं उसने किया होता, तो इसलिए ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं। ठीक है। तो ये जो डायरिया और हैजा है इसकी इनके सिम्टम्स जो है जैसे आपने डायरिया के बताया, तो हैजा में जो है क्योंकि हैजे का भी मसला जो है वो इसके अंदर है, उसके क्या सिम्टम्स? अच्छा, उसमें भी ये तकरीबन मैच करते हैं, आपस में रिजेंबल कर रहे होते हैं। उसमें भी ये होता है कि आप कुछ भी पीते हैं आपसे वो हजम नहीं हो रहा होता, आपको लूज मोशन लग जाते हैं, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। लाइक डायरिया एक स्टार्टिंग है, ठीक है, और अगर जिसको हम हैजा बोलते हैं वो उसकी नेक्स्ट सिचुएशन है कि जहां पे वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा कीम साहब, कौन से ऐसे लोग हैं जो डायरिया से ज्यादा मुतासर होते हैं आजकल के मौसम में? जी लोधी साहब, मैं थोड़ा सा पिछले माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत से की है कि माशाल्लाह रोशनी डाली है, लेकिन मैं तिब की ज़बान में हम इसको कहते हैं कि डायरिया और हैजे में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, जब डायरिया होता है ना तो उसमें एक तो फ़ौरन मोशन नहीं आपको लगते। अच्छा। आसा आसा मोशन, यानी दिन में 2-3 दफ़ा अगर आपको पतले मोशन आए हैं, ठीक है, तो हमारी तिब की इस्लाम में इसको डायरिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हैज़ा है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है। उसमें जब ये हैज़ा अटैक करता है तो फौरी तौर पे अटैक होता है। ठीक है। और यकीन करें हमारी अंतड़ियाँ क्या करती हैं, हमारी अंतड़ियाँ बुनियादी तौर पे ग़िज़ा के अंदर जो पानी होता है उसको चूसती हैं, वो हमारी बॉडी को सप्लाई करती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हैज़े के अंदर इतना शदीद अटैक होता है कि जैसे सफ़ेद पानी की तरह मोशन आने शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और इतनी तकलीफ है कि अगर इसको चंद घंटों के अंदर अंदर अगर इसकी मेडिकेशन ना की जाए
तो बड़ी डेंजरस समझ लें कि ये मौत के करीब ले जाएगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे इतनी, क्योंकि ये स्पीड से आपकी बॉडी से पानी का इखराज कर रहा होता हाँ है, जी, और डिहाइड्रेशन जो का खतरा होता है। डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, और जो खासतौर पर डायरिया के अंदर प्यास का यानी कि ज़्यादा मुंह सूखना शुरू हो जाता ठीक है है। और बार बार पानी की तलब होती है। ठीक है। लेकिन जो हैज़ा है वो एक बड़ी ही संजीदा और समझ लो तवज्जो तलब चीज़ है। अगर उस पर ज़रा की तवज्जो लापरवाही की जाए तो मरीज को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने कहा है कि ये किन कौन से मरीज इस कौन से मौसम में जो है वो ज़्यादा मुतासर होते हैं? एक तो जो खास तौर पे बच्चों के अंदर, अच्छा। जिनकी उम्र 5 साल है। ठीक है। अच्छा, बच्चे को समझ नहीं आ रही होती, पता नहीं हो रहा, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें पकड़ रहा होता है और वो मुंह में भी डाल रहा होता है। जब वो मुंह में डालता है तो वो जरासीम बड़े आसानी से उसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस बीमारी का और इम्यून सिस्टम भी उसका वीक होता है, और पानी की कमी की वजह से फिर वो उसको मामला थी, ये बच्चा बड़ी जल्दी उस बीमारी का शिकार हो जाता है। दूसरे जो बुजुर्ग हैं, इनमें देखने में है कि जो बुजुर्गों के अंदर भी इम्यून सिस्टम की कमी होती है। ठीक है। और वो पानी की जो समय कमी को ज़्यादा तो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही। लिहाजा ख़ास तौर पे ये दो जो उम्रें हैं, एक बच्चों और दूसरा बूढ़े लोगों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह न करे ऐसे मामला तो हो गए हैं तो फौरी तौर पे मैं समझता हूँ कि पानी का इंटेक दें, लेकिन वो भी नमकियात की सूरत में, बिल्कुल बॉडी के अंदर नमकियात की कमी ना होने दें। बिल्कुल सही। अगर नमकियात की कमी आपने इब्तिदा में इसको कंट्रोल कर लिया तो अल्लाह के फजल से आप हैजे से भी बच जाएंगे, डायरिया से भी बच जाएंगे। लेकिन यही एहतियात कि वो ORS में समझता हूँ कि आम एक बाजार से 10 रुपए का पैकेट मिलता है तो उसका फौरन इस्तेमाल आम जुबान में से निमकोल कहते हैं, और उसको लीटर की बोतल की पानी में डालें। हाँ जी। और वही उसको मरीज को पिलाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह उसकी जो कुव्वत है वो भी बाहर रहेगी, उसका असाबी निज़ाम जो है वो भी बेहतर रहेगा। जो नडहालपन आ जाता है मरीज के अंदर फौरन उसके अंदर नमकियात की जब कमी पूरी होगी, स्टेबिलिटी आ जाती है उसके अंदर, बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल सही। तो उसी के हिसाब से आप, मैं समझता हूँ कि इस नमकोल को आप फर्ज करें हम बाजार से नहीं ले तो फौरी तौर पे घर पे क्या करें? बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ इसको आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सिर्फ आप 2 गिलास पानी ले लें, उसमें से 2 चम्मच आप चीनी का डाल लें, नमक का तीसरा हिस्सा छोटी चाय वाली चम्मच का वो डाल के इसको अच्छी तरह बॉयल करें और नॉर्मल करके इसको पिलाना शुरू कर दें। यही पानी पिए तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। बहुत अच्छे तरीके से जी हकीम साहब ने इस चीज़ को बताया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि डिहाइड्रेशन जो होती है इसको होने का सबसे बड़ा जो खतरा होता है ये किस वक्त होता है और कौन सी जो सिम्टम्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं? जैसे हकीम साहब ने तो एक चीज़ बता रही है उसको, लेकिन इसमें सिम्टम कौन से ऐसे पैदा हो रहे होते हैं? अच्छा, डिहाइड्रेशन की जहाँ पे हम बात करते हैं ना, पानी की कमी हो जाना, वो खासकर उस मौसम में होती है जब सूरज बहुत ज़्यादा तपिश में होता है। अच्छा। 5 दफ़ा तो उस टाइम पे होता है क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, हमारा इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर से मैच नहीं कर पा रहा होता। लाइक हम एसी में बैठे हैं, हम कूलर रूम में बैठे हैं और हम फिर बाहर चले गए हैं, धूप में चले गए हैं, या खवातीन की अगर हम बात करते हैं तो खवातीन किचन में चली गई हैं। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी मेंटेन करती है उस टेम्परेचर को जो बाहर होता है उसको अपने इंटरनल टेम्परेचर से, उसके लिए एक मुतवाजन टेम्परेचर उसे चाहिए होता है। जब उसने उस टेम्परेचर से मैच करना होता है जो बहुत ज्यादा गर्म है तो वो क्या करती है, स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। जब पसीना बहुत ज्यादा आता है तो पानी की भी उस कदर ही जरूरत होती है, लेकिन हम पानी अक्सर नहीं ले रहे होते। लाइक अगर हमने 3 लीटर या 4 लीटर पानी लेना है, हम 1 लीटर 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम पानी पी रहे हैं लेकिन स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, तो उस वक्त जो है वो हमारी बॉडी से कुछ मिनरल्स निकल रहे होते हैं, वो तमाम चीजें हमें रिटर्न में चाहिए होती है। मिनरल्स ज्यादा वेस्ट हो रहे होते हैं, वाटर इंटेक कम हो रहा होता है। तो उस टाइम पे ये जो सनस्ट्रोक या आप कह लो या ये डिहाइड्रेशन कह लो, ये तमाम इश्यूज उस टाइम पे आ रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो इसके सिम्टम्स की आपने बात की, तो सिम्टम्स में इसके सबसे पहले क्या होता है कि आपको अक्सर, अच्छा अब हर पेशेंट के वेरी करती हैं, पेशेंट टू पेशेंट, हमारे होम्योपैथी में कहते हैं कि हर पेशेंट को उसके अकॉर्डिंगली कुछ सिम्टम्स आ रही होती हैं, लाइक उसकी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग, उसकी गट हेल्थ के अकॉर्डिंग, उसकी अकॉर्डिंगली सिम्टम्स आ रही होती हैं। अब कुछ लोगों को जब सिम्टम्स आती हैं तो उसमें तो स्वेटिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो रही होती है।
उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाती है, लाइक जिसको माइग्रेन कहते हैं, माइग्रेन होना शुरू हो जाती है। एक पॉइंट पे दर्द हुई, दूसरे पॉइंट पे दर्द हुई, स्पेसिफिक आंख में दर्द होना शुरू हो गई, उसके साथ उनको नोजिया की अक्सर लोगों को कंडीशन होना शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग टाइप फील होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल कोलैप कर जाते हैं, लाइक फेंट हो जाते हैं, बीपी बहुत ज्यादा लो पे चला जाता है, बिकॉज डिहाइड्रेशन में आपके बहुत ज्यादा जो है वो स्वेटिंग की वजह से बीपी लो पे चला जाता है, और लो बीपी होने की वजह से कलर बिल्कुल पेल हो जाता है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, अक्सर लोगों के खुश्क हो जाते हैं, अक्सर लोगों के तो बिल्कुल नीले हो जाते हैं, तो लाइक आंखें पीली हो जाती हैं, अक्सर कहते हैं आंखें ऊपर को चढ़ गई। ये सारी सिम्टम्स कुछ होती हैं जो आपकी डिहाइड्रेशन में आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो इन सारी सिम्टम्स से बचने के लिए गर्मियों में मैं अक्सर सजेस्ट करती हूँ अपने पेशेंट को भी या अपने देखने वालों को भी कि जैसे हकीम साहब ने कहा कि आप नमकोल एक तैयार करें, तो लाजमी नहीं है कि किसी को डायरिया है या किसी को जो है वो अदर कोई सिचुएशन है तो ही इसको इस्तेमाल किया जाए। नॉर्मल आजकल हम मार्केट में देखते हैं कि डिटॉक्स वाटर के लिए बहुत सारी आइटम्स बताई जा रही होती हैं। आप इसमें कुकम्बर डाल लें, आप इसमें जी जिंजर डाल लें, आप कैरेट, और आप डिफरेंट जो है इंग्रेडिएंट्स, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हमने कि वो बनाने के चक्कर में हम पीते ही नहीं है। और बेस वही है जो हकीम साहब बता रहे हैं, बेस वही है। पानी जो होता है नॉर्मली मुझे लगता है कि आपने पानी पीना है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई पानी ने करना है, क्योंकि पानी का काम ही डिटॉक्सिफिकेशन है ना। हम आपको रंग बिरंगी चीजें पसंद है, आपकी अच्छी है मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना करें चीजों को। नॉर्मली अगर आपने लीटर की बोतल ली है, उसमें आप चुटकी नमक डाल लेते हैं, चीनी डाल लेते हैं थोड़ी सी, उसको मिक्सअप करते हैं, सारा दिन वही इनटेक करें। आप इतने कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़े। जब आप ये चीजें करेंगे ना, तो फिर आपको इस तरह की सिचुएशन से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। बिकॉज जब गर्मियां होती है और खासकर बरसात का मौसम होता है, तो बरसात के मौसम में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ज्यादा होते हैं कि एक नमी होती है, नमी में इनकी नमो ज्यादा होती है, ये मल्टीप्लाई बहुत तेजी से हो रहे होते हैं। तो जब बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और जिन लोगों की गट हेल्थ ऑलरेडी जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है, तो उन पे ये अटैक भी जल्दी करते हैं, और अटैक करने के बाद ये जो है वो वहां इनकी इंप्रूवमेंट भी बहुत जल्दी से हो रही होती है। तो लोग इस कंडीशन के अंदर जो है ज्यादातर एंटीबायोटिक की तरफ भागते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है, या जैसे हकीम साहब ने बताया कि जी नहीं फौरन जो है अगर ऐसा मसला हो तो आप सिर्फ पानी का इंटेक जो है वो पूरा करें, निमकोल वाला पानी पिलाएं, जिस वक्त वो एक डिहाइड्रेशन की सिचुएशन से मरीज निकल जाए, देन आप उस वक्त इलाज जो है अपना कोई भी करे, चाहे होम्योपैथी करे, चाहे हिकमत करे, चाहे जो भी आप करना चाहते हैं। डिहाइड्रेशन की जहाँ पे हम बात करते हैं ना, तो इसमें ये 2-3 चीजें ही मेंटेन हमने करनी है स्टार्ट में, जो हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, जिसमें पानी का इंटेक अच्छा करना है, मतलब अपनी बॉडी। शिकंजवी बहुत अच्छा हमारे पास एक गर्मियों में वो होता है कि आप लेमन स्क्वीज करें। मैं अक्सर कहती हूँ कि आप सारा दिन अगर आपकी बॉडी की फ्रेशनेस के लिए, आपके फेस की ग्लो के लिए शिकंजवी बहुत अच्छी है। आप इतना ज्यादा चीनी ना डालें, अक्सर हम मार्केट से, बाजार से, हाँ, तो आप अपने पास वो एक बोतल को कैरी करते हैं, आप उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लेते हैं आप, तो ये आपके लिए बेहतर है। जब डिहाइड्रेशन का मसला हो गया या डायरिया हो गया, अब एक डायरिया होता है जो बैक्टीरिया से फैलता है, एक होता है जो वायरस से फैलता है। बिल्कुल सही है। जो वायरस से फैलता है उसमें तो जरूरत ही नहीं है आपको एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल सही। वो तो आपकी इन तमाम ये जो आप स्पेसिफिकेशन कर रहे हो, इससे ही वो ठीक हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, हम आप सवाल यहीं से जारी रखेगा क्योंकि एक ब्रेक ले लेते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल और हम बात कर रहे हैं डायरिया के ऊपर। तो डॉक्टर साहिबा जैसे कि बता रही थी कि स्कंजबीन का इस्तेमाल इसमें अंदर बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहिबा, स्कंजबीन का जैसे आप जिक्र कर रही थी, तो स्कंजबीन को किस टाइम और कैसे ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मरीज इस्तेमाल कर ले? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एक ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जब हम अपने पेट से रिलेटेड बीमारियों की बात करते हैं या स्पेसिफिकली हम डायरिया की बात करते हैं, कुछ चीज़ें कुछ टाइम पे फ़ायदेमंद होती हैं। लाइक अभी ये मौसम गया तो उसमें तरबूज था, अब वाटरमेलन हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम तरबूज रात के 12 बजे खाना शुरू कर देंगे तो उसका फायदा नहीं होगा ना।
इस तरह अगर हम लीमू पानी की बात करते हैं तो ये खास कर आप अगर लेते हो 11 बजे के बाद, ठीक है, 10-11 बजे के बाद आप स्टार्ट लेते हो और 3-4 बजे तक आप इसको पीते हो, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ज़रा सूरज अपनी आबो ताप के साथ होता है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है, जो भी हमें देखते हैं या हमारी तरफ से उनको ये मैसेज जाएगा, तो ये जानना जरूरी है कि चीज अच्छी खाना एक अदर चीज है, बिल्कुल सही, उसको खाना किस टाइम पे है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए कोई भी चीज आप खाएं तो वो फ्रूट हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप रात के खाने के बाद फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हो तो वो आपके पेट के लिए फायदेमंद नहीं है ना। बिल्कुल सही बात तो है। वो चीज उस टाइम पे खाएं, फायदेमंद चीज को फायदेमंद टाइम पे खाएं। वो ना जैसे कहते हैं ना कि सुबह का जो नाश्ता है ना, वो शहाना हो, दोपहर का खाना दरमियाना हो, और रात का जो वो फकीराना हो। लेकिन इतना भी शहाना ना हो के फिर नहीं, उसमें शहाना वो ना हो कि वो जैसे बोंग पाई की दुकान पे खड़ा हो और 4-4 नान खा रहा हो, लस्सी पी रहा हो, वो शहाना नहीं। वो वाला शहाना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से शहाना गाना उनका इतना शहाना ना हो जाए। उसमें ये है कि वो जो है ना, उसमें आप जौ के आटे की रोटी, वो इस तरह की ग़िज़ा खाएं, नाश्ता करें। वजाहत कर दो कि हो जा शहाना। हाँ, वो वजाहत कर देना लोग शहाना। हाँ, भाई इसके अंदर जो है ना, मैं अंदरों पहुंच जाए वो शहाना। नाज़रीन को यही बताता चलो, मेहमानों की फरमाइश के मुताबिक कि जो नाश्ता है वो बोंग पाए या खाबे लोहरी खाबों की मैं बात नहीं कर रहा, सादा ग़िज़ा को तरजीह दें, ठीक है। ये नहीं कि मैंने शहाना कहा तो हलवा पूड़ी की दुकान पे रश लगाओ, ऐसा शहाना नहीं। जैसे जौ के आटे की रोटी है, वो रोटी बनाकर आप इस्तेमाल करें। जौ के आटे, वो जो है जौ का दलिया, वो बहुत अच्छा है, और इस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करें। इस तरह के जो भी सुबह दोपहर शाम जो भी आप खाते हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करें। किसी भी चीज़ को जब आप ओवर कुक करते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, सिर्फ जायका रह जाता है, और जायके का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ ज़बान का चस्का है। तो इस चीज़ का खासकर ख्याल रखें। अच्छा कीम साहब, ये बताएं कि डायरिया के जो मरीज़ होते हैं उनको क्या खाना चाहिए एक, और किन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए? लुधिया साहब, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ही आम सी चीज़ है हमारे पास, दही। दही डायरिया के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और मैं समझता हूँ कि जिस बंदे को मोशन 3-4 आ गए हैं तो उसका एक बड़ा अच्छा सा एक टोटका है कि वो सादा चावल ले, वाइट चावल जिसको कहते हैं उबले हुए, ठीक है, और एक प्याली में दही ले, उसमें 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डाल के तो उसके साथ खाए, तो यकीन करें कि फ़ौरन उसको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा वही चीज़ है कि खिचड़ी। देखो ना, जब आपको डायरिया हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि आपका मैदा भी इंतहाई वीक हो गया, और आपकी आंतें भी कमज़ोर हो गई हैं, गट हेल्थ भी आपकी कमज़ोर है, बॉडी जो निज़ाम है वो भी। लिहाजा अब हम उसको उसके मुताबिक ग़िज़ा देंगे तो फिर ही हम अपनी बॉडी के निज़ाम को बहाल कर सकते हैं। जैसे ही खिचड़ी है, दलिया है। अच्छा सर, खिचड़ी के बारे में थोड़ी वजाहत करें कि खिचड़ी मूंग की दाल की खिचड़ी हो कि कौन सी खिचड़ी? अच्छा, जो ज्यादातर जो फायदेमंद जो चीज देखिएगा वो छिले हुए जो होते हैं ना मसर, मूंग, उसको उसकी खिचड़ी इस्तेमाल करें। मूंग की दाल की आप कह रहे हैं, जो एक तो होती है छिलकों वाली, हाँ जी, एक बगैर छिलकों, धुली भी जो होती है उसकी, बगैर छिलकों की आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन है जी, बेहतरीन है। उसका आपको दही के साथ इस्तेमाल करें तो यकीन करें उसका बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सही बात। और उसके साथ वही कि आप पानी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर मरीज़ को थोड़ा थोड़ा सा पिलाएं। अच्छा, इसके साथ बेहतरीन यकीन करें, हमारी हर्बल के अंदर एक कहवा है, अगर आप मरीज़ को वो साथ इस्तेमाल यकीन करें, सौंफ है, सौंफ, पुदीना और ज़ीरा। अच्छा, यकीन करें, आप फ़र्ज़ करें 3 चुटकी सौंफ ले लें, 2 चुटकी आप पुदीना ले लें, 1 चुटकी ज़ीरा ले लें, 1.5 कप पानी ले लें। अच्छा, यकीन करें इतना ज़्यादा फ़ायदा कि ज़ीरा आपके मैदे की, गट हेल्थ की जो गैसेस हैं, जो मैदे की कमज़ोरी है उसको दूर करेगा, और यकीन करें सौंफ आपके निज़ाम हज़म को बेहतर करेगा, और पुदीना जो बॉडी के अंदर जो ख़ासतौर पर मैदे के अंदर हरारत है उसको बेहतर करेगा। ये सुबह दोपहर शाम आप कहवा देना शुरू कर दें, अल्लाह के फज़ल से, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह आप बहुत जल्दी किसी डॉक्टर के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अल्लाह ना करे आपकी मोशन और उल्टियाँ नहीं रुक रही, ख़ासतौर पे जब वो आपके मोशन के साथ
पीप और खून आना शुरू हो जाए तो फिर फौरी तौर पे आप किसी अच्छे मुआलिज से, किसी अच्छे डॉक्टर के पास रूट जाएं, चेक करवाएं और उसके मुताबिक इलाज करवाएं। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहिबा, आपको हम देखते हैं मुख्तलिफ पॉडकास्ट पे आप होम्योपैथी की दवाइयाँ जो हैं वो बता रही होती हैं, तो होम्योपैथिक और तिब्बे यूनानी, तो ये समझिए कि क्योंकि नज़रिए अलग-अलग लेकिन हैं एक ही, बहन भाई हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में होम्योपैथी की कौन सी आप दवाई सजेस्ट करती हैं कि अगर ऐसा मरीज़ आ जाए जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो तो उसको वो दी जाए, तो फौरी तौर पे जो है उसको किसी एलोपैथी मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े या उसको ड्रिप पे लगवाने की ज़रूरत ना पड़े, वो उसी से ही क्योर हो जाए? ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है पोडोफाइलम, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जब आपको डायरिया हो जाता है, जब आपको इस तरह की सिचुएशन होती है जो आपके स्टमक से रिलेटेड होती हैं, जिसमें आपका गट हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और लूज मोशन स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पोडोफाइलम आप 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। इसके साथ मुझे भी एक वो याद आ गई, मेरी नानी अम्मा ये हर्बल टी याद आ गई। हर्बल, अच्छा, वो एक टी नहीं है, वो एक वो था टोटका है। अच्छा, कि वो क्या करती थी, वो पुदीना और अनारदाना, क्या बात है, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा अनारदाना, आपने उसको चबाना है। इसमें जब मतली होती ना, हाँ, उस कैफियत के लिए बहुत अच्छा और उस टाइम पे जिस टाइम पे आप पानी भी आपको हजम नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही, इस कदर जो है वो शदीद इन्फेक्शन है, और उस टाइम पे आप इस टोटके को करेंगे, पुदीना और अनारदाना दोनों को थोड़ा सा लेकर चबाना है और चबाते जाना है, उसका जूस जो है वो निगल जाना है, दूसरा फेंक देना है। इसको 2 से 3 दफा आपको रिवर्सिबल करना है, ठीक है। तो इससे आपके 2 से 3 दफा में आपके स्टमक के ये जो इश्यूज हैं ना, ये जो ट्रबल है, ये ठीक होना शुरू हो जाती है। और ये तो इंस्टेंट ऐसा है कि जब भी हमारी फैमिली में घर में कभी होना ना, तो मेरी नानी अम्मा ने कहना ये आप जो है ना इस फार्मूले, और ये मुझे लगता है कि थैंक्स टू सोशल मीडिया के अवेयरनेस आ गई है कुछ चीजों की, वरना मुझे मिड की दिहाई में जो लेकिन आप ये भी बताते चलें कि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, अपने मौलिक से राब्ता, ये तो हम जरूर कहते हैं। अक्सर कभी मैं कोई मेडिकेशन बता रही होती हूँ या कोई भी चीज होता है, तो मैं कहती हूँ ये मैं उस टाइम के लिए, जिस टाइम आपके पास कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है या आप कहीं जा नहीं पा रहे, तो वो इंस्टेंट एक थोड़ी देर के लिए कि आप उस पीक पे ना पहुंचे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ये चीजें चल रही हैं, यानी कि आपने अपने आप को भी तो बेहतर करना है ना, तो उस टाइम के लिए अवेयरनेस के लिए मैं ये चीज बता रही हूँ। अदरवाइज आप अपने कंसल्टेंट से लाजमी तौर पे रुजू करें। लाइक अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने सवाल किया, लाइक गट हेल्थ से रिलेटेड ही था, और उससे रिलेट आपके फेस पे जो एक्नी हो जाती है, आपके जो पिंपल्स बन जाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो झाइयां बन जाती हैं, इसके बिहाइंड पे, या जो हमारे आई बैग बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके बिहाइंड पे हमारे हार्मोन्स के इशू हो सकते हैं। तो हम हार्मोन्स की मेडिसिन ये किसी के देखी कि ये अगर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ये सिम्टम्स आते हैं, तो हार्मोन्स की ये मेडिसिन है, आप खा लो, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने कहा कि लाजमी नहीं है कि आंखों के नीचे जो हल्के हैं वो हार्मोन्स की वजह से, ये नींद की वजह से पड़ रहे हैं। अक्सर जो है वो आपकी किडनी के इश्यूज भी हो सकते हैं, आपके कोई लिवर के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, अदर कोई मसला हो सकता है। तो अगर आपकी बेस वो नहीं है और आप मेडिसिन जो है आपने देख ली टीवी पे या आपने देख ली अपने सोशल मीडिया पे, फोन पे, और आप वो मेडिसिन खा रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप उस मेडिसिन को नहीं इल्जाम ठहरा सकते। आपकी अपना नॉलेज जो है ना वो वहां तक नहीं पहुंचा। रूट काज तो आपने देखी नहीं ना, आपने खुद से उसकी मेडिकेशन शुरू कर दी। इसलिए ये बहुत अच्छा भी है कि हम चीजें फॉलो अप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इनको फॉलो अप करने के साथ साथ अपने कंसल्टेंट से पूछना जरूर चाहिए कि मुझे ये इशू है, इस इशू के लिए मैं ये चीज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, ये जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल है, वो आप दोनों से करेंगे कि बच्चों को जब ये प्रॉब्लम होती है तो वालिदैन को फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? अच्छा, वालिदैन को मुझे लगता है कि फर्स्ट वही चीज़ कि नॉर्मल रूटीन में भी हम जब पानी पिला रहे होते हैं या पी रहे होते हैं, तो उसको
जब डायरिया का इशू होता है ना तो वो बॉयल लाजमी तौर पे करें। बीच में आप इलायची डाल लें, थोड़ी सी सौंफ डाल लें। सौंफ तो ऑलरेडी हमारी तो बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छी है। ब्लोटिंग होती है पेट में, किसी तरह के भी कोई मसाइल होते हैं तो वो ठीक करती है। तो आपने फर्स्ट तो ये है कि वो आपने पानी उनको पिलाना है बॉयल किया हुआ। सेकंड, जो अगर हम उनको खाने की बात करते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि वो दही वो एक लिक्विडी सा आपने टेक्सचर में बना के ना बीच में थोड़ा सा आपने केला मैश करके अगर वो भी आप खिला देते हैं ना अपने उनको खाने में बिल्कुल बारीक सा लिक्विडी से टेक्सचर में, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये एक दो चीज़ों पे अगर उनको देखा जाए या किया जाए ना तो ये बहुत इंस्टेंट रिजल्ट भी देती हैं और इन पे थोड़ा सा गौर भी करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी हकीम साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं पहले तो वही है कि बच्चे की कंडीशन को देखना चाहिए कि बच्चे की सूरत हाल क्या है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर तो बच्चे को साथ उल्टी हो रही है, मोशन नहीं रुक रहे, तो वही जो मैंने पहले कहवा बताया उसको चम्मच की सूरत में आप उसको वो देना शुरू करें। लेकिन वही दही और लेकिन इसके साथ होता क्या है कि बाज़ का ऐसी कफियत होती है बच्चा गुनूदगी में जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर जाना शुरू हो गया है तो मैं फिर मेरी ये नाज़रीन को गुजारिश है कि आप घर में ऐसा कुछ ना करें, उसको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास लेके जाएं, अपने मालिज को चेक करवाएं, क्योंकि अल्लाह ना करिए इसकी लेट जो है ना वो मजीद कॉम्प्लिकेशन और मामला पैदा कर सकते हैं। बच्चा पहले से ज़्यादा पहला बच्चे की बच्चा है, उसका इम्यून सिस्टम भी वीक है, उसकी साथ ये डिहाइड्रेशन भी हो रही है और पेट के मामला भी ख़राब हो गए हैं। तो लिहाजा ऐसी कफियत जब आप फील कर रहे हो तो उसके अंदर फिर रिस्क नहीं है, उसको फौरी तौर पे आप किसी मालिज के पास लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना आप दोनों को कि बच्चों को आप आजकल खुद देखते हैं कि माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। कि बाप सुबह सुबह जब स्कूल छोड़ने जाते हैं सबसे पहले चीज़ वाली दुकान पे खड़े होते हैं, वहाँ से पापड़, कुछ सलेंटी, बिस्किट्स, 500 की चीजें, ठीक है, 500 रुपए बिल्कुल ऐसी है। आप, मैं ना एक पॉडकास्ट में एक बात कर रहा था कि आप, एक बंदा कहते जी कि जी महंगाई बढ़ी, मैं कहा 500 रुपए का जिंगर बर्गर भी तो खाते हो ना। हाँ। तो आप 300 रुपए का फल, 4 केले और 1 एप्पल, ये अगर आप रोज बच्चों को जो 500 का, ये 300 रुपए में आ जाता है। एग्जैक्ट 4 केले और 1 सेब, इससे भी कम में आता है, इससे भी कम, चले 300 लगा लें, थोड़ा अब महंगाई है, हम खा लेते। तो जहां आपने 500 का रोज उन्हें बर्गर खिलाना है ना, तो आप उनको रोज जो है फ्रूट खिला दें तो वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा। लेकिन माँ बाप जो हैं वो उसकी खुद ही अपने औलाद के दुश्मन, अब क्या कर सकते हैं। देखिए ना, सॉरी आप असल देखिए ना, आज से 30-40 साल लोधी साहब पीछे चले जी जी, माँ क्या करती थी। आप मुझे ये बताएं कितने % माएँ जो हैं वो अपने हाथ से अपने बच्चों को उसका लंच बना के देती हैं? मेरे ख्याल में कुछ 100 में से कुछ चंद ही ऐसी माएँ होंगी जो अपने हाथ से अपने बच्चों को नाश्ता कराती हैं या उनको लंच बना के। अच्छा, लंच में भी मोस्टली क्या चीज़ें हैं? हमारी फ्रोज़न फूड्स हैं। 90% हमारे बच्चों का वो लंच होता है। उसमें क्या है, पिज़्ज़ा है जो उसको गर्म करना है, और उसमें जनाब नगेट्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? हेल्दी जब नाश्ता ही नहीं देंगे तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी, बच्चे का इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर होगा और बच्चे की हाइट कैसे बढ़ेगी, जो अब आम रूटीन में हर घर हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही। तो खुदारा आप बच्चों को दे क्या रहे हैं? हाँ। यकीन कर, माएँ सोई हो रही हैं और जो नौकर होते हैं वो बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं। तो यकीन आज से 30-40 साल पीछे चले नहीं, यकीन करें माँ अपने हाथ से नाश्ता बनाती थी, अपने हाथ से करवाती थी और वो खुद भी मशक्क़त करती थी और बच्चों से भी मशक्क़त करवाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद कि लोधी साहब मुझे कोई शायद अफासी टीका भी कोई लगा हो, लेकिन यकीन करें आज के बच्चे को देख लें, जो ही माँ प्रेग्नेंट होती है तब से ये सिलसिला शुरू होता है और 5 साल तक ये चलता रहता है। यकीन करें कि जिसके पास वसाइल नहीं है तो वो तो थक जाता है कि यार मैं कौन से अजाब में पड़ गया हूँ। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो मसाइल और बीमारियों का शिकार है वो भी यही नस्ल है। उसकी सबसे बड़ी कि हम असल चीज़ की तरफ तो तवज्जो ही नहीं दे रहे। हमारे घरों के अंदर जब तक फास्ट फूड और मुर्गी नहीं निकलेगी, मैं समझता हूँ हम बीमारियों से किसी सूरत नहीं बच सकते। अच्छा, यकीन कर अक्सर बड़े लोग बड़े शौक से हम बीफ नहीं खाते,
यकीन करें जितनी अक्सरियत होती है, यकीन करें कि बीफ के अंदर अल्लाह पाक ने जितनी ताकत रखी है, तो यकीन करें आप बीफ को छोड़ के आप चलो मुर्गी खा रहे हैं तो बच्चे को डर बनाता है, बच्चे के अंदर का खौफ निकल जाता है। हाँ। ये अल्लाह ताला के कोई चीज फजूल नहीं, उसके अंदर इतनी ज्यादा गुजारियत है। आपकी सोच, आप हफ्ते में एक दफा बच्चों को जरूर खिलाएं, यकीन करें आप फिर देखेंगे उसकी सेहत के सेहत कैसी है उसकी। अच्छा, उसके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, सबसे बड़ी चीज है। पास मसाइल नहीं है ना, जैसे आपने कहा 500 रुपए का बर्गर, क्या खुदा रहा। अच्छा, इन बर्गरों को, इन शवारमों को छोड़ दें, अपनी बच्चों पर थोड़ा सा तवज्जो दें। कितनी देर होगी हमने अपने बच्चों के साथ बैठ के बात की है, उनके मामलात पे तवज्जो दी है, उनके हालात कभी पूछे हैं, बेटा आपका स्कूल के क्या हालात हैं, आपके अपने मामलात क्या हैं, आपका दिन कैसा गुजरा। मुझे नहीं लगा सिर्फ जब से ये मोबाइल और फास्ट फूड और मुर्गी आ गई है तो ये समझ लें कि हर घर में फासले पैदा होना शुरू हो गए हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को करीब करें और तो यकीन करें बेशुमार मसाइल शाबाश। बिल्कुल सही बात है। मैं ना जब हम जवान हो रहे थे ना, तो मुझे अच्छी से याद है कि मेरी 20-21 साल उम्र थी, तो हम भी दाल सब्जी अब तो खैर बड़े शौक से खा लेते, उस वक्त हम भी ज़रा नक चढ़े होते थे कि यार, तो वो ना हमारे वालिद साहब ने कहा जी दाल पकी दोपहर को खा ली, अब नहीं खानी। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहना जा बेटा ये पकड़ पैसे तो बाजार से बारबेक्यू ले आए या बर्गर ले आए, नो। उन्होंने कहा अच्छा भी आप ऐसा करो, हमारी अम्मी को आप रोटियां बनाओ और देसी घी लेकर आओ। उसको उन्होंने तोड़ना, चूड़ी बनानी, देसी घी शामिल करना, हमने खानी और उसके बाद एक गिलास दूध का पीना और अल्हम्दुलिल्लाह फिट और जवान, और कोई मसला नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन आजकल ये जो होता है कि जनाबे अली नहीं जी ये नहीं है, अच्छा बट जाओ जाके जिंगर बर्गर ले आओ, ये पकड़ो, अच्छा जी वो पापा साथ मैंने कोक भी पीनी है, ठीक है ना, वो साथ काली बोतल भी आ रही होती, क्या उसमें आप ग्रोथ करेंगे या क्या आगे आप जनरेट करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो लोधी साहब देखें ना, माशाल्लाह डॉक्टर साहब भी बैठी हैं, ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ये भी रोज़ माओं को डील करती होंगी। माम ये चूरी का नाम तो आज आपने यहाँ पे चैनल पे बैठ के बता दिया। जी। तो मेरे ख्याल में हम तो इस नाम को भी भूल गए होंगे। नाम को भी भूल गए। बिल्कुल सही बात। हमको तो पता ही नहीं है कि ये चीजें भी होती हैं। बिल्कुल सही बात। तो हकीकतन ये किसने बतानी है। बिल्कुल सही, माँ का किरदार है। ऐसे ही यकीन करें, मैं समझता हूँ, मैं अक्सर चैनल पे जब बैठता हूँ, पता नहीं बात का वो ये पढ़ी लिखी माएँ नाराज ना हो जाए, मैं समझता हूँ कि वो जो अनपढ़ माँ थी आज से पढ़ी लिखी माँ से 1000 दर्जे अच्छी थी। बिल्कुल सही। वो अपने हाथ से खिलाती थी, प्यार भी करती थी, बैठाती भी, सुनती भी थी और यकीन करें अपने हाथ से बना के नाश्ता भी देती। बिल्कुल सही बात। तो आज कितने % माएँ हैं जो इस पर अमल कर रही हैं। तो कम से कम जब हम सुबह की नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारा सोने का टाइम सुबह 5 बजे हो रहा होता है, सारा दिन हम सो के गुजारते हैं, फिर हम कहें तंदुरुस्त रहें, तो ऐसा हो नहीं सकता जी। बड़ी जी आज आपकी खूबसूरत बातें थी और बहुत अच्छा आपने नॉलेज जो है वो हमारे नाज़रीन को डिलीवर किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ बैठे थे हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब और डॉक्टर ज़ूबिया शफीक साहिबा, और आपको डायरिया, हैज़ा और आजकल मौसम में बरसात में जो बीमारियां रोनमा होती हैं उसके बारे में अवेयरनेस दे रहे थे। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और आप हमारे माहिरीन की राय पे अमल करके एक सेहतमंद और हेल्दी ज़िंदगी ज़रूर गुजारेंगे। तो इजाज़त चाहता हूं, हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।